अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने एटम स्टार्ट किया था क्लास 12th फिजिक्स से। उसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी ऑफ एटम। क्या रहेगा? एनर्जी ऑफ एटम। एनर्जी ऑफ एटम में हम क्या पढ़ेंगे? हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। एक तो हम तीन कॉन्सेप्ट्स पे। एक तो हम इमिशन पे बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन पे बात करेंगे, एंड जब इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन होगी तो ऑब्वियसली लाइट इन्वॉल्व होगी। या तो लाइट इमिट होगी या तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी और इमिट होगी। उसकी वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, उसकी हम क्या निकाले? वेवलेंथ। ठीक है, हम तीनों चीजें सीखेंगे। इमिशन सीखेंगे, एब्जॉर्प्शन सीखेंगे, एंड जो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन में लाइट इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी उसकी वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी। ओके, वो हम डिराइव करेंगे एंड उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, ये प्लान रहेगा इस वीडियो लेक्चर का। देखो, एनर्जी ऑफ एटम जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी एक फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या फॉर्मूला थी? वो थी En इक्वल्स -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n²। ये थी वो फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी। एंड ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल किसके लिए मैंने बोला था? ये हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजेनिक एटम, और जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, उनके लिए एप्लीकेबल है। एंड ये यहां से हमें क्या पता चल जाता है? यहां से हमें पता चलता है कि जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, जो बोहर ने बोला भी था, उसने क्या बोला था? जो आपका ऑर्बिट है उसकी क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी होती है। क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी। एंड वो फिक्स्ड एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहती है। ओके, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, एंड उस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। उस ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है। उस ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालते हैं और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालते हैं जो उस फिक्स्ड ऑर्बिट में है और जो उस ऑर्बिट में है, उसके लिए जो फॉर्मूला है ये वो फॉर्मूला है। एंड ये फॉर्मूला हमने डिराइव करी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है कोई मसला नहीं है, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। बट जैसे कहते हैं ना कि वो नीट और जेईई में इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि वो फार्मूला कहाँ से आती है, उसमें जो डिटेल्स होती है और उसमें जो एनालिटिक्स होती है वो सब अंडरस्टैंड करनी होती है, तभी आप उसके रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बोलता है? ये हमें बोलता है कि आपकी जो ऑर्बिट की एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा ऑर्बिट है। इस n के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं? इसके वैल्यू 1 हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ठीक है, पहला ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। बट ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि ये ऑर्बिट किसका है। मतलब z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, लाइक Z1 है किसका? हाइड्रोजन का। Z क्या है? 2 किसका? हीलियम 1 पॉजिटिव का, बिकॉज हमें हाइड्रोजेनिक एटम चाहिए जो हाइड्रोजन लाइक हो, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन हो। Z क्या है? 3 है, किसके लिए है? लिथियम 2 पॉजिटिव का, पॉजिटिव। ठीक है, सो बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। दैट इज वाई कि हाइड्रोजन लाइक मतलब जिसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो देखो, जब हमने ये फॉर्मूला लाइक इसको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए, मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की। किसकी बात करूंगा? हाइड्रोजन की। सो इसमें जो हाइड्रोजन के वैल्यूज देंगे, हाइड्रोजन का Z क्या है? इसका Z है 1। ठीक, तो इसका Z अगर 1 है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगी? ये फार्मूला बनेगी En इक्वल्स -13.6 Z के बदले 1 डालेंगे, सो लाइक सेम, डिवाइडेड बाई n²। ठीक, अब देखो यहां से हमारा इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां से आपको इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन
किसमें हम देखेंगे, हाइड्रोजन एटम में देखेंगे, वो अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएगा अब, ठीक है। हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। सो देखो, जब हम n इक्वल्स 1 डालेंगे, जैसे यहां पे n इक्वल्स 1, लेट्स से ये n इक्वल्स 2, मैं ऑर्बिट डाल रहा हूं या एनर्जी लेवल, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नजदीक ही होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। एंड उसके बाद ये, एंड उसके बाद ये, लेट्स से n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 4, n इक्वल्स 5, ठीक है। n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 1 जब देंगे तो वहां पे एनर्जी क्या वैल्यू क्या आएगा, -13.6, बिकॉज यहां से n का वैल्यू 1, सो -13.6। इसका जब n इक्वल्स 2, सो ये 4 बन जाएगा, सो 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियसली ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वेरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब कुछ है, ठीक है। सो उसी तरीके से n इक्वल्स 3, सो यहां से 9, ओके, ये 1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी। एंड उसी तरीके से जब यहां पे n इक्वल्स 4 देंगे, 4 4 16, -13.6 डिवाइड बाई 16, वो 0.85 आएगा, 0.85 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो देखो, अब ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, एंड ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट अकॉर्डिंगली। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, सो वो इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब करेगा फोटॉन को, मैंने किसी भी तरीके से इसको लाइट दे दी, मैंने यहां से लाइट डाल दी इस इलेक्ट्रॉन को, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, सो मैंने उसको किसी भी तरीके से यहां पे लाइट दी, ठीक है। एंड उस इलेक्ट्रॉन ने ये लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज अब इसके पास ये लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस ऑर्बिट में इसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, कहां से लाएगा वो एनर्जी, वो लाएगा लाइट से। क्या उसकी एनर्जी -13.6 रहेगी, नहीं रहेगी, बट उससे क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में चला जाएगा, बिकॉज यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा है, -3.4 इज ग्रेटर नंबर देन -13.6, ठीक है। और हो सकता है कि इसने इतनी, इस फोटॉन के पास इतनी एनर्जी थी कि ये इस सेकंड ऑर्बिट में नहीं रहा, बट ये किस ऑर्बिट में चला गया, थर्ड ऑर्बिट में। हो सकता है कि ये इस ऑर्बिट में चला जाए, और हो सकता है कि ये इस वाले ऑर्बिट में चला जाए, और इवन ये भी हो सकता है कि ये इस ऑर्बिट में चला जाए। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके फोटॉन की एनर्जी कितनी है। अगर आपके फोटॉन की बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये हायर ऑर्बिट में, बहुत हायर ऑर्बिट में चला जाए। इज दैट ओके? सो ये यहां पे इसने क्या किया, यहां पे इसने किया एब्जॉर्प्शन। इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया। किसको एब्जॉर्ब किया? फोटॉन को एब्जॉर्ब किया। उसकी वजह से उसमें उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं रहेगा n=1 में, बट रादर ये ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, बिकॉज अब उसके पास ज्यादा एनर्जी है। ये वैसा ही है कि अगर ये लेट से इनकम बेसिस पे, हमने एक रिलेवेंट एग्जांपल मेरे दिमाग में है अचानक से, जैसे हम लाइक इस बेसिस पे डिवीजन करेंगे, एक इस बेसिस पे फ्लोरिंग देंगे, मतलब एक लाइक बिल्डिंग है, उसके बहुत सारे फ्लोर्स हैं, हम इस बेसिस पे फ्लोर देंगे, असाइन करेंगे कि किसके पास कितनी इनकम है। जो लो इनकम है उनको पहला फ्लोर देंगे, जो उससे ज्यादा इनकम है उसको हायर फ्लोर देंगे, अकॉर्डिंगली जो हायर फ्लोर है वो ज्यादा इनकम वाले को देंगे, ठीक है। अगर अचानक से जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है फैमिली रहेगी या बंदा रहेगा वहां पे, अगर उसकी अचानक से इनकम इंक्रीज हो गई, अब वो वहां पे नहीं रहेगा, बट रादर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वाले फ्लोर में अकॉर्डिंगली। उसी तरीके से जो यहां पे इलेक्ट्रॉन था, इसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, अब उसने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया। क्या वो इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्बिट में रहेगा? नहीं रहेगा, वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, जहां पे उस लेवल की एनर्जी उतनी ही होगी जितनी इस इलेक्ट्रॉन की होगी। इज दैट ओके? सो अकॉर्डिंगली अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब मैं इमिशन की बात करूंगा। उसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर वाले ऑर्बिट में है, लेट्स से मैं पहले ही मानूंगा कि n=3 में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि वहां पे स्टेबल ना हो, ठीक है, बिकॉज एक्साइटेशन इज लाइक हो सकता है कि स्टेबल ना हो, स्टेबिलिटी ना हो। अब ये क्या डी एक्साइट हो जाएगा, वापस आ जाएगा। कहां पे वापस आ जाएगा? ये हो सकता है पहले ऑर्बिट में वापस आए। अब देखो, इसमें तो यहां पे एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है, अब यहां पे एनर्जी कम है, अब वो एनर्जी गई कहां? वो एनर्जी गई कहां? वो तो निकलेगी ना, वो निकलेगी यहां से, मैं मान के चल रहा हूं यहां से
लाइट निकली, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो जाएगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो क्या मैं लिख रहा हूं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहां चला आए, लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट। सो इस प्रोसेस में हमें क्या फोटॉन इमिट होगा कि एब्जॉर्ब होगा, फोटॉन इमिट होगा, बिकॉज हायर ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी है, लोअर ऑर्बिट में कम एनर्जी है। तो ये जो डिफरेंस है इन दो ऑर्बिट्स की, वो तो कहीं ना कहीं जानी चाहिए ना, वो कहां जाएगी, वो तो निकलेगी। यहां से क्या होगा, यहां से इमिट होगा, क्या होगा, इमिट, फोटॉन, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से, लोअर एनर्जी लेवल से हायर ऑर्बिट या हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल हायर ऑर्बिट में चला जाए, सो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एब्जॉर्ब फोटॉन करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। यहां से निकलेगा फोटॉन एंड यहां से एब्जॉर्ब होगा फोटॉन, ठीक है। या इसको बोलते हैं इमिशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, इमिशन प्रोसेस, इमिशन प्रोसेस, एंड इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एंड इमिशन प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, दोनों में क्या होता है, फोटॉन इन्वॉल्व। सो हमें क्या हो जाता है, एक फोटॉन क्या हो जाता है, एक फोटॉन इन्वॉल्व हो जाता है, या तो निकलता है फोटॉन या तो एब्जॉर्ब होता है फोटॉन, ठीक है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, जहां से आपकी फॉर्मूला की डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। देखो, अब जब यहां पे इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी -13.6 थी, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ऊपर वाले स्टेट में, ऊपर वाला ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। वहां पे इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। जो इसने फोटॉन एब्जॉर्ब किया होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिट्स होगी। लेट अस से यहां पे ग्राउंड फ्लोर में किसी की इनकम है 10,000, लेट अस से इस फ्लोर में उसकी जो इनकम होनी चाहिए इस फ्लोर में रहने के लिए, लेट अस से वो 25,000 की होनी चाहिए, तभी वो इस फ्लोर में शिफ्ट हो सकता है। जब एक बंदा यहां से यहां शिफ्ट हुआ, सो उसकी कितनी इनकम इंक्रीज हुई होगी, 15,000 की ना, जितनी इन दो की डिफरेंस है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ, किसी भी इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में चला गया, ठीक है, इस फोटॉन की जो इसने एब्जॉर्ब किया फोटॉन, उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इन दो के डिफरेंस की। आपको बात समझ आ रही है। सो जो फोटॉन इन्वॉल्व हुआ उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, उन दो ऑर्बिट्स के एनर्जी की डिफरेंस उस फोटॉन की एनर्जी होनी चाहिए। इज दैट ओके। उसी तरीके से अगर आपका फोटॉन इमिट हो रहा है, मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट से दूसरे नीचे वाले ऑर्बिट में शिफ्ट हो रहा है, वहां से सिंस ऊपर वाले में एनर्जी ज्यादा है, नीचे में कम एनर्जी है, जो फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, जितने उन दो ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस है। इज दैट ओके। सो मैं लिखूंगा, लेट अस से, मैं एक एग्जांपल लूंगा, लेट अस से ये n1 है, ठीक है, n1 है, एंड ये है n2। मैं इसको एक ऑर्बिट मान के चल रहा हूं, n1 ऑर्बिट, एंड ये n2 ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट है, ठीक है। एंड इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, मैं इसकी एनर्जी यहां से लिखूंगा। ये वाला मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, मैं हाइड्रोजन की बात कर, अगर मैं हाइड्रोजन की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी ऑर्बिट, मैं किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूंगा, ठीक है। सो मैं इसकी एनर्जी, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगी यहां पे। सो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी En1, ठीक है, En1 है ये, ठीक है। इसकी एनर्जी होगी -13.6 ये Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वन ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। अगर ये सेकंड ऑर्बिट होता तो यहां पे n की जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। मैंने बोला ये ऑर्बिट है, इसको मैंने n1 नाम दिया। क्या दिया मैंने इसको नाम, मैंने इसको n1 दिया नाम, मैंने इसको दिया नाम, ये n1 ऑर्बिट है। एंड ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को मैंने क्या लिखा, ये n2 ऑर्बिट है, n2 ऑर्बिट। इसकी एनर्जी फिर कितनी होगी, n2 ऑर्बिट की -13.6
13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर। इज दैट ओके? ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं यहां से हटाऊंगा थोड़ा। ओके अब देखो मैं क्या कह रहा था कि ये N1 है एंड ये N2 है। अब देखो ये जो फोटॉन यहां से एब्जॉर्ब हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने जो यहां पे था, उस फोटॉन मैं बोल रहा हूं कि इसने क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, इसने एब्जॉर्ब किया फोटॉन को। ओके उस फोटॉन की ये जो यहां पे फोटॉन था उसकी एनर्जी कितनी होगी, इन दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस की, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। मैं मान के चलता हूं कि ये जो फोटॉन है उसकी एनर्जी मैंने लिखी डेल ई, ठीक है, ये डिजिग्नेशन है, ठीक है, आप किसी और तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, ये डेल ई लिखा मैंने। उस फोटॉन की एनर्जी, जो फोटॉन क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, वो मैंने लिखा यहां से जो इसकी एनर्जी है माइनस ये वाली एनर्जी, इन दो के एनर्जी की डिफरेंस की, सिंस ये वाली ज्यादा एनर्जी है, ये वाली कम है, सो इस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, मैं लिखूंगा En2 माइनस En1, ठीक, ओके, सो En2 की जगह क्या लिखूंगा, ये वाला -13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर, माइनस करेंगे एनर्जी किसकी, En1 की, ये वाली -13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर, ठीक, ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूं -13.6 Z स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस, डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर प्लस 13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर। इज दैट ओके? ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो 13.6 Z स्क्वायर कॉमन है, यहां पे भी 13.6 Z स्क्वायर यहां पे भी है, एंड यहां पे भी 13.6 Z स्क्वायर है, सो मैं लिखूंगा 13.6 Z स्क्वायर। अब अंदर क्या रहेगा, ये वाला 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है, आई होप कि इतना सारा मैथमेटिक्स आता होगा, ठीक है, सो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ओके। So see now. ओके, सो मैं डेल ई, अब ये जो एनर्जी है इसकी डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा 13.6 Z स्क्वायर, अंदर क्या है 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है, मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, मैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ एंड ये उस फोटॉन की एनर्जी है, ये उस फोटॉन की एनर्जी है। अब ये जो स्टेट है N1 स्टेट, जहां पे पहले था इनिशियल स्टेट, इसको क्या लिखेंगे, इनिशियल स्टेट या इनिशियल स्टेट और ऑर्बिट, जहां पे पहले था। अब इस वाले को N2, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई, ठीक है, N1 N2 आपको पता होना चाहिए। N2 क्या है, फाइनल स्टेट, जहां पे चला गया फाइनल स्टेट, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फाइनल ऑर्बिट, ठीक, ओके। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, जहां पे हमने वन राइडबर्ग का कॉन्सेप्ट यूज किया था। वन राइडबर्ग किसको बोलते हैं, RHC, इसको बोलते हैं वन राइडबर्ग। वाइल R इज राइडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, आई होप कि आप लोगों को पता हो, 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻−34, एंड C का 3 इंटू 10⁸। जब आप ये सारी की सारी वैल्यूज डालोगे, इसका वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने इसकी डेरिवेशन करी थी, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहां पे इसकी डेरिवेशन छाप रहा हूं, ठीक है, आप वहां से चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने डेरिवेशन की, RSC का वैल्यू क्या है 13.6। सो मैं इस 13.6 का वैल्यू क्या रखूंगा, RSC। ये लेटर आपको पता चलेगा कि मैंने RSC क्यों रखा, इससे फॉर्मूला हैंडी हो जा रही है, इससे फॉर्मूला आपकी बहुत इजी होगी, अब देख लेना। अब देखो ये जो एनर्जी है अभी रहने देते हैं 13.6, ठीक है, इसका वैल्यू क्या रखेंगे हम, RSC। जल्दी देखो, अब ये जो एनर्जी है फोटॉन की, ये एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ,
ठीक है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर और लाइक 11th में पढ़ा होगा, जो ये फोटॉन की एनर्जी होती है वो तो E इक्वल्स एच न्यू लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और हम उसी एनर्जी को, एनर्जी ऑफ फोटॉन को एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं ना ये चीज, ठीक है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। सो ये जो एनर्जी होगी मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा उस फोटॉन की वेवलेंथ में, और उस वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्वॉल्व हुई, जो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई, उसकी वेवलेंथ में लिखना चाहूंगा ये जो एनर्जी है। सो मैं लिखूंगा इस एनर्जी को एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, वह लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट जो यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है। आपको बात समझ आ रही है? ओके, अब ये जो 13.6 है इसके बदले मैं लिखना चाहूंगा आर एच सी, एंड खुद का वहां पे क्या है, जेड स्क्वायर 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां से एच एंड एच खत्म, सी एंड सी खत्म, यहां से बचा क्या, 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स आर इनटू जेड स्क्वायर 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फाइनल फार्मूला। सो यहां से आप आराम से वेवलेंथ निकाल सकते हो ना उस फोटॉन की जो एब्जॉर्ब हो रहा है। आर इज राइडबर्ग्स कांस्टेंट, राइडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, ठीक है। एंड जेड उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा जिस एटम की आप बात कर रहे हो सकता है आप लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करें और हीलियम 1 पॉजिटिव की बात, और इवन हाइड्रोजन एटम की बात करें तो सब जेड क्या बनेगा, 1 बनेगा। n1 क्या है, जहां पे आपका पहले इलेक्ट्रॉन था, ओके। n2 क्या है, ये किस ऑर्बिट में चला गया, फाइनल स्टेट, फाइनल ऑर्बिट, n2 वो है, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल। आप यहां से फिर रेसिप्रोकल ले लेना, ओके, वहां से आपका वेवलेंथ आ जाएगा। इजंट इट वेरी सिंपल? सो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ओके। 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स आर जेड स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि इस फार्मूला से हमें कैसे निकलती है, क्या निकलती है, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटॉन, ठीक है। ये जो फोटॉन आपका एब्जॉर्ब हुआ उसकी वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं। और इवन आप यहां से क्या, अच्छा ठीक है, लेटर ऑन सिखाऊंगा मैं, वो यहां पे मैस नहीं करना चाहूंगा मैं, ओके। सी क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटॉन, find the wavelength of absorbed photon when electron jumps in lithium 2 positive, किस एटम की बात हो रही है, लिथियम 2 पॉजिटिव की, ठीक है, from first orbit to third orbit, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटॉन, उस हमें वेवलेंथ निकालनी है उस फोटॉन की जो एब्जॉर्ब हुआ, कब एब्जॉर्ब हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, किसमें, लिथियम 2 पॉजिटिव की बात हो रही है, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। मतलब ये जो यहां पे n1 है वो क्या आया, वो 1 आया, बिकॉज आपका फोटॉन पहले कहां पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है। एंड किस में चला गया, n2 क्या है, फिर n2 है 3, बिकॉज ये कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। किस एटम की बात हो रही है, लिथियम 2 पॉजिटिव की, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है आपका, जो एटॉमिक नंबर है सॉल्यूशन, सिंस किसकी बात हो रही है, लिथियम 2 पॉजिटिव की, दैट मीन्स जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है एटॉमिक नंबर 3, ओके। जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, आपका इनिशियली कहां पे था इलेक्ट्रॉन, वो पहले ऑर्बिट में था, कहां पे चला गया इलेक्ट्रॉन, n2 क्या है, वो तो थर्ड है, बिकॉज थर्ड ऑर्बिट में चला गया। अब जो आपकी फार्मूला है 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स आर जेड स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, ठीक है। मैं 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स आर के बदले ऐसे ही आर रहने देते हैं, ठीक है। जेड स्क्वायर, जेड के बदले यहां पे क्या रखना है, 3, तो 3 3 9, 3 स्क्वायर इज 9, ओके। 1 ओवर n1 क्या है, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 ओवर किस में चला गया, थर्ड वाले में, सो n2 स्क्वायर, सो उसका स्क्वायर क्या है, 9। अब यार आप लिख सकते हो 1 ओवर 3 स्क्वायर इज 9, ओके, दैट इज वेरी सिंपल, ओके। मैं इसको लिखूंगा 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स
9 times r, where r is Rydberg's constant, hopefully 9 minus 1, वो कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 9 minus 1 डिवाइड बाई 9, 9 9 खत्म। ओके, सो वहां से क्या आया 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स 8r। क्या मुझे 1 ओवर लैम्डा निकालना है? नहीं, मुझे क्या चाहिए लैम्डा। सो मैं रेसिप्रोकल लूंगा, लैम्डा इक्वल्स 1 ओवर 8 टाइम्स r, लैम्डा इक्वल्स 1 ओवर 8 इंटू इसका वैल्यू क्या है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है, ये 1 ओवर है 10 टू द पावर 7। ओके, सो सी यहां से, सो मैं लैम्डा को लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 1.09, अब ये ऊपर चलाएगा जाएगा 10 टू द पावर -7। इज दैट ओके? 10 टू द पावर 7 यहां पे, तो ऊपर 10 टू द पावर -7 में। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा 0, ये आपका आएगा 0, सॉरी, ये आपका आएगा 0.114 इंटू 10 टू द पावर -7, 0.114, ये आप चेक कर लेना, ठीक है, 0.114 इंटू 10 पावर -7। सो मैं इसको लिखना चाहूंगा 11.4। ओके, मैं इसको लिखना चाहूंगा 11.4। सो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, बिकॉज अगर आप 0.114 को 11.4 बनाना चाहते हो, ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तब ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -2, एंड खुद का क्या है 10 टू द पावर -7, होपफुली वहां पे दिखाई दे रहा हो, ठीक है, 10 टू द पावर -7। सो मैं लैम्डा को लिखूंगा 11.4 इंटू 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -7। सो लैम्डा इक्वल्स 11.4 नैनोमीटर, बिकॉज 10 टू ये मीटर्स में सब कुछ है, ठीक है, लैम्डा आंसर आपका मीटर्स में आता है। ओके, यहां पे आपका ध्यान रखना पड़ेगा, सॉरी मैं वो भूल गया, जो ये आपका लैम्डा है ये किस में आएगा, आपका वैल्यू मीटर्स में आएगा, ठीक। सो 10 टू द पावर -9 मीटर के बदले मैंने क्या लिखा नैनोमीटर। इज दैट ओके? अब यहां से चेक कर लेना अच्छे से, आई होप कि आप होपफुली यहां पे आपको समझ आया होगा। दिस इज 0.114। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा 11.4, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तभी ये वापस बन जाएगा ना। सो मैं इसको लिखूंगा 11.4 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है। सो मैं लिखा 0.114 को 11.4 इंटू 10 पर -2, 10 पर -7 खुद का था। सो 10 पर -2, 10 पर -7, बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, 10 पर -9 मीटर्स। सो 10 टू द पावर -9 मीटर के बदले मैंने क्या लिखा नैनोमीटर। सो ये 11.4 उस फोटॉन की वेवलेंथ है, 11.4 नैनोमीटर उस फोटॉन की वेवलेंथ है जो फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ। जब किसकी बात हो रही है, लिथियम 2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन N1 से फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में चला गया। इज दैट ओके? सो यहां पे हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।